चलिए आज एक ऐसे शख्स की कहानी जानते हैं जिन्होंने अकेले ही ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिला दी थी। ये हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनका ये सफ़र सच में कमाल का है। एक नारा जो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है, उनका सबसे ताकतवर, सबसे मशहूर नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आखिर कौन थे ये इंसान जिसने इंडिया की आज़ादी के लिए न सिर्फ गांधी जी को चैलेंज किया बल्कि हिटलर से भी जा मिले? यही सवाल हमें नेताजी की पूरी जिंदगी के संघर्ष और उनके काम को समझा देगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उनकी कहानी शुरू होती है उनकी जड़ों से, जहां एक बागी ने जन्म लिया। सोचिए जरा, उनका सफर कितना अलग था। 1897 में कलकत्ता के एक काफी अमीर परिवार में पैदा हुए। 1919 में बीए किया और फिर 1920 में लंदन जाकर उस जमाने के सबसे मुश्किल एग्जाम इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस में टॉप किया। मतलब कमाल ही कर दिया। लेकिन अगले ही साल 1921 में उन्होंने इसे गुलामी की नौकरी बोलकर रिजाइन कर दिया। सोच सकते हैं, एक आराम की जिंदगी छोड़कर उन्होंने कांटों भरा रास्ता चुना। कहते हैं ना, बचपन से ही उनके अंदर स्वराज का कीड़ा था, एक आग थी। ब्रिटिश राज पर सवाल उठाना तो उन्होंने बहुत पहले ही शुरू कर दिया था और बस यहीं से उनके बागीपन की नींव रखी गई। अब यही आग उन्हें पॉलिटिक्स में ले आई और यहां उनका सामना हुआ महात्मा गांधी से, और साथ ही शुरू हुआ उनके बीच मशहूर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस का सिलसिला। दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। एक तरफ थे गांधी जी, जिनका मानना था कि आज़ादी हमें अहिंसा से, शांति से मिलेगी, एक आहिस्ता नॉन वायलेंट रास्ता। और दूसरी तरफ थे बोस, जिनका एक ही नारा था, पूरी स्वराज, मतलब आज़ादी चाहिए जैसे भी मिले और बिल्कुल अभी, बिना किसी देरी के। और कांग्रेस पार्टी के अंदर उनका राइज बहुत तेजी से हुआ। 1923 में कांग्रेस ज्वाइन की, 1924 में कलकत्ता के मेयर बन गए और फिर 1939 में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। गांधी जी के चाहने के बावजूद वो कांग्रेस प्रेसिडेंट चुने गए। उनके ये रैडिकल विचार इतने तेज थे कि अंग्रेजों ने घबराकर उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया। लेकिन उन्हें कैद करना आसान नहीं था और यहां से कहानी लेती है एक जबरदस्त एक्साइटिंग मोड़। उनका वो फेमस एस्केप, घर की नजरबंदी से सीधे जर्मनी तक का सफर। सच में उनका ये एस्केप किसी फिल्म से कम नहीं था। स्टेप 1, भेष बदला, उन्होंने एक पठान का रूप ले लिया। स्टेप 2, रात के अंधेरे में अपने ही घर से फरार हो गए। और स्टेप 3, सफर। 1941 में यूरोप पहुंचने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते एक ऐसा खतरनाक सफर किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और जर्मनी पहुंचकर उन्होंने क्या किया? वो सीधे हिटलर से मिले और उनकी मांग सिर्फ एक थी, मुझे भारत की आज़ादी के लिए एक फौज दो, बस। इससे साफ पता चलता है कि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही धुन थी, इंडिया की आज़ादी हर कीमत पर। और इसके बाद शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैप्टर, अपनी खुद की सेना, आज़ाद हिंद फौज को तैयार करना। 1943 में बोस सिंगापुर पहुंचे और वहां उन्होंने हजारों इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी युद्ध बंदियों की कमान संभाली। सोच के देखिए, जो सैनिक हार मान चुके थे उन्हें उन्होंने आज़ादी के सिपाही बना दिया। उनके अंदर एक नया जोश, एक नई आग भर दी। तो ये इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज थी क्या? ये सुभाष चंद्र बोस की बनाई हुई वो सेना थी जिसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सिर्फ एक ही मकसद था, भारत को ब्रिटिश राज से आज़ाद कराना। और आज़ाद हिंद फौज ने एक्शन भी दिखाया। जापानी फौज के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजों से जंग लड़ी, जिसमें 1944 की मशहूर बैटल ऑफ इम्फाल भी शामिल है। और एक खास बात, इस फौज में रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट भी थी, यानी एक ऑल फीमेल यूनिट कैप्टन लक्ष्मी सहगल के अंडर। उस जमाने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम था। और हाँ, जय हिंद का नारा वो भी यहीं से पॉपुलर हुआ। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी का भी एक अंत था, पर उनका अंत आज तक एक रहस्य बना हुआ है और उनकी छाप हमेशा के लिए अमर हो गई। चलिए देखते हैं उनके आखिरी दिनों में क्या हुआ। 1945 की शुरुआत में आईएनए को बर्मा में हार का सामना करना पड़ा। फिर अगस्त 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी टोक्यो के लिए एक प्लेन में सवार हुए और उस फ्लाइट के बाद ताइवान में एक प्लेन क्रैश की खबरें आने लगीं। तो सवाल ये उठता है, नेताजी की मौत एक हादसा था या एक अनसुलझा रहस्य?
भले ही क्रैश की रिपोर्ट आई थी, लेकिन इस पर बहस और अलग-अलग थ्योरीज आज तक जिंदा हैं। ये उनकी कहानी में एक आखिरी मिस्टीरियस चैप्टर जोड़ देती हैं। लेकिन उनकी लेगेसी, वो आज भी हमारे साथ है। दिल्ली चलो का नारा, जय हिंद का सलाम, ये सब उन्हीं की देन है। यहां तक कि आईएनए पर चले मुकदमों ने 1946 के नेवल अपराइजिंग यानी नौसैनिक विद्रोह को ऐसी चिंगारी दी जिसने ब्रिटिश कंट्रोल को आखिरी झटका दे दिया। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्या एक इंसान का जुनून अकेले इतिहास का रुख बदल सकता है? नेताजी की जिंदगी शायद इस सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब है।